अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस सेशन में हम पढ़ेंगे प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग इन ह्यूमन बीइंग्स। ब्रीदिंग और पल्मोनरी वेंटिलेशन। ब्रीदिंग को पल्मोनरी वेंटिलेशन भी कहा जाता है। और ब्रीदिंग क्या है? सिंपली इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन ऑफ एयर। सांस लेना और सांस छोड़ना, इसको हम ब्रीदिंग बोलते हैं। और इसमें क्या होता है? इसमें एक्सचेंज ऑफ एयर होती है। एयर एक्सचेंज होता है बिटवीन एटमॉस्फेयर एंड द एल्वियोलाई ऑफ द लंग्स। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि एल्वियोलाई जो है वो एक्चुअल साइट्स ऑफ गैसियस एक्सचेंज है। और जब लंग्स में एयर एंटर होता है तो फाइनली वो एयर कहाँ पहुंचता है? एल्वियोलाई में। और एल्वियोलाई में ही गैसियस एक्सचेंज होती है बिटवीन ब्लड एंड द लंग्स। लेकिन यहाँ पे जो एयर एक्सचेंज है बिटवीन एटमॉस्फेयर एंड एल्वियोलाई ऑफ द लंग्स, तो इसको हम बोलते हैं ब्रीदिंग और पल्मोनरी वेंटिलेशन। तो चलिए इसका मैकेनिज्म देखते हैं। हम देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। मैकेनिज्म क्या है, कैसे ये ब्रीदिंग हम कर पाते हैं। मैकेनिज्म में अगर हम देखेंगे तो पहले हम देखेंगे इनहेलेशन हम कैसे करते हैं, यानी कि हम इंस्पायरेशन या हम सांस कैसे लेते हैं। सांस लेने में हमारे जिस्म के कौन कौन से जो स्ट्रक्चर्स है ये मदद करते हैं। तो इनहेलेशन और इंस्पायरेशन क्या होता है? सांस लेना। इसमें क्या होता है? मूवमेंट ऑफ फ्रेश एयर इनटू द लंग्स इज कॉल्ड इंस्पायरेशन। जब भी हम सांस लेते हैं तो फ्रेश एयर जो है, फ्रेश एयर मूव होता है हमारे लंग्स में। यानी कि फ्रेश एयर हम किसको कहते हैं? ऑक्सीजन रिच एयर को हम फ्रेश एयर कहते हैं। एंड दिस ऑक्सीजन रिच एयर मूव्स इनटू द लंग्स थ्रू द रेस्पिरेटरी पैसेज और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, उसको हम बोलते हैं इंस्पायरेशन। अब इंस्पायरेशन में क्या होता है? कंट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। देखिए दो स्ट्रक्चर्स लिखे हैं यहाँ पे, एक तो डायफ्राम और एक एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। तो चलिए थोड़ा सा हम इसको देख लेते हैं। यहां पे मैं बनाने की कोशिश करूंगा। देखिए ये मान लीजिए ये ह्यूमन बॉडी है। हमारी जो बॉडी की कैविटी है, यहाँ पे ये कैविटी दो हिस्सों में डिवाइड होती हैं। ऊपर वाले हिस्से को हम बोलते हैं थोरैसिक कैविटी और जो नीचे वाला हिस्सा है इसको हम बोलते हैं एब्डोमिनल कैविटी। हमारे लंग्स जो है ये कहाँ पे है? थोरैसिक कैविटी में। थोरैसिक कैविटी में यहाँ पे रिब्स है और रिब्स के बीच जो मसल्स होती हैं उनको हम बोलते हैं इंटरकोस्टल मसल्स। इसमें दो तरह की मसल्स होती हैं, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। यहाँ पे ये स्ट्रक्चर जो है जिसके जरिए से हमारी ये कैविटी, बॉडी कैविटी दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं डायफ्राम। उसको हम बोलते हैं डायफ्राम। और यहाँ पे आप देख लें, डायफ्राम जो है जब हम इनहेलेशन करते हैं तो डायफ्राम और इंटरकोस्टल, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स जो होती हैं ये क्या होती हैं? कंट्रैक्ट हो जाती हैं। डायफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स जो होती हैं ये कंट्रैक्ट होती हैं। एंड दिस प्रोसेस ऑफ कंट्रैक्शन रिजल्ट्स इन द एक्सपेंशन ऑफ द थोरैसिक कैविटी। जब ये कंट्रैक्ट होती हैं तो थोरैसिक कैविटी क्या हो जाती है? वो एक्सपैंड हो जाती है। अगर आपको याद होगा, मैंने आपको क्लासरूम में एक बाल्टी की एग्जांपल दी थी। जो बाल्टी का वो हैंडल होता है, जितना हम उसको ऊपर ले जाएंगे उतना वो बाल्टी से दूर हो जाता है। ठीक है, उतना गैप जो है बाल्टी और हैंडल के बीच में वो बढ़ जाता है। इसी तरीके से जब हमारी रिब्स ऊपर को आती है तो अंदर का जो चेस्ट कैविटी का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाता है। और साथ में जब ये डायफ्राम फ्लैट हो जाता है, जब ये कंट्रैक्ट हो जाता है, तो यहां से भी चेस्ट कैविटी का साइज जो है वो इंक्रीज हो जाता है। तो दो तरीके से
दो तरह से ये चेस्ट कैविटी का साइज जो है ये इंक्रीज हो जाता है। एक तो रिब्स के ऊपर उठने से और दूसरा डायफ्राम के फ्लैट होने से, कंट्रैक्ट होने से। तो रिब्स किस वजह से ऊपर उठती है? जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स है जब वो कंट्रैक्ट होती हैं तो रिब्स ऊपर की तरफ उठती है और उससे हमारी चेस्ट कैविटी का साइज क्या होता है? वो इंक्रीज हो जाता है। जब चेस्ट कैविटी का साइज इंक्रीज होता है तो साथ साथ में क्या होता है? दिस रिजल्ट्स इन द एक्सपेंशन ऑफ लंग्स। तो लंग्स का जो सरफेस एरिया होता है, लंग्स का जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम जो होता है लंग्स का, वो इंक्रीज हो जाता है। और जब लंग्स का वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो लंग्स के अंदर का जो एयर प्रेशर होता है वो डिक्रीज हो जाता है। मतलब जब किसी चीज का साइज इंक्रीज हो गया, अब यहां पे मान लीजिए जो अंदर एरिया था उसमें जितनी हवा थी तो उस हवा से लंग्स पे एक प्रेशर बनता था। अब जब वॉल्यूम इंक्रीज हो गया तो प्रेशर क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। और जब प्रेशर डिक्रीज होता है एज कंपेयर टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी कि एक प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट होता है। मान लीजिए यहाँ आउटसाइड ये एटमॉस्फेयर है और यहाँ इस साइड ये लंग्स है। जब लंग्स में लो एयर प्रेशर क्रिएट होता है और एटमॉस्फेयर में ज्यादा एयर प्रेशर होता है एज कंपेयर टू लंग्स, तो जब ये प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट होता है तो एयर रश करता है फ्रॉम एटमॉस्फेयर टुवर्ड्स द लंग्स। एयर जो है एटमॉस्फेयर से लंग्स की तरफ जाता है, ठीक है। और इस तरीके से क्या होता है? इस तरीके से इनहेलेशन होती है, यानी कि हम सांस ले पाते हैं। अब अगर बढ़ते हैं एक्सहेलेशन की तरफ, एक्सहेलेशन और एक्सपायरेशन, तो इसमें क्या होता है? मूवमेंट ऑफ फाउल एयर। अब फाउल एयर किसको हम बोलते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर और ऑक्सीजन पुअर पुअर एयर, उसको हम फाउल एयर बोलेंगे। और इसमें क्या होता है? एक्सहेलेशन में क्या होता है? मूवमेंट ऑफ फाउल एयर फ्रॉम द लंग्स टू आउटसाइड इज कॉल्ड एक्सपायरेशन और एक्सहेलेशन। इसमें क्या होता है? इट इज ए पैसिव प्रोसेस एंड इन्वॉल्व्स रिलैक्सेशन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स एंड डायफ्राम मसल्स। अब ये उसका उल्टा है। जो पहले इंस्पायरेशन में होता था, इनहेलेशन में होता था, उसका उल्टा यहाँ पे हो जाता है। एक तो डायफ्राम की मसल्स जो होती हैं वो रिलैक्स होती हैं, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स जो होती हैं वो भी रिलैक्स होती हैं, और रिब्स जो है, रिब्स रिटर्न टू देयर एक्चुअल पोजीशन। रिब्स अपनी जगह फिर से पहुंच जाती हैं। जब डायफ्राम भी डोम शेप्ड बना, यहां पे आप ध्यान रखिए, अब यहां पे डायफ्राम जो है ये वापस अपनी जगह पहुंच गया, डोम शेप डायफ्राम बन गया ये, और इंटरकोस्टल मसल रिब्स भी वापस अपनी जगह पहुंच गई। तो इससे क्या होता है? जो चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो गया। देखिए यहाँ पे डायफ्राम भी ऊपर आ गया, रिब्स भी अब नीचे आ गई, ठीक है। तो चेस्ट कैविटी का अंदर का वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज हो जाता है, और जब वॉल्यूम डिक्रीज हो गया तो लंग्स पे एक प्रेशर क्रिएट होता है। लंग्स पे प्रेशर क्रिएट होने से अंदर का जो प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाता है एज कंपेयर टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और जब लंग्स का प्रेशर इंक्रीज होता है एज कंपेयर टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एयर कहां से मूव करता है? एयर लंग्स से बाहर की तरफ मूव करता है। यहां पे भी जो प्रेशर ग्रेडियंट है वो क्रिएट हुआ। मान लीजिए ये यहाँ पे लंग्स है और यहाँ पे इस साइड एटमॉस्फेयर है, यहाँ पे एटमॉस्फेयर है, यहाँ पे लंग्स है। तो जब यहाँ पे प्रेशर ज्यादा हो गया लंग्स में, यहाँ पे पॉजिटिव, और यहाँ पे प्रेशर एज कंपेयर टू लंग्स बहुत कम है एटमॉस्फेयर में, तो इससे क्या होगा? जो एयर है, फाउल एयर, वो मूव करेगा फ्रॉम लंग्स टुवर्ड्स द एटमॉस्फेयर। तो इसको हम बोलते हैं एक्सहेलेशन और एक्सपायरेशन। तो ये एक सिंपल मैकेनिज्म है, एक सिंपल प्रोसेस है जिसमें सिर्फ दो चीजें, यानी कि एक तो डायफ्राम
डायफ्राम, और दूसरा जो इंटरकोस्टल मसल्स हैं, इंटरकोस्टल मसल्स, तो वो रेस्पॉन्सिबल है। आई होप कि आपको ये आज का टॉपिक जो है ये क्लियर हो गया होगा। आप आज का क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, और थोड़ा सा आप खुद भी रिवाइज कीजिए इन चीजों को, तो इंशाल्लाह आप अच्छे से समझ पाओगे। कल के वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।